गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। बेटा कल की क्लास में मैंने 3-4 क्वेश्चन दिए थे, हो गए हैं? यस सर, हो गए। और कल की क्लास में किसी को कोई डाउट एसटीपी के ऊपर? पहले कल के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्या क्वेश्चन थे जी? फर्स्ट हो गया है क्या? यस सर, हो गया। यस सर। ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, ये प्रूव करना था, राइट? तो ये कैसे प्रूव करेंगे? कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? सी प्लस ए को बाहर लेने। सर मैंने तो एक्सपैंड कर लिया था इसे। तो मैंने भी प्रॉपर्टी लगा दी थी। तो हमने 7th वाला फॉर्मूला पढ़ा था, डायरेक्टली वही लगा देंगे कि भाई जो पहला वेक्टर बनाया गया है वो ए वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई करके बनाया गया है? x1 से, विच इज 1 यहाँ पे। उसी वेक्टर को बनाने के लिए बी वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई किया गया है? 1 से मल्टीप्लाई किया गया है। और सी वेक्टर को 0 से मल्टीप्लाई किया गया है। सेकेंड वेक्टर में क्या है? ए वेक्टर का कॉफिशिएंट 0 है, बी वेक्टर का 1 है, सी वेक्टर का 1 है। थर्ड में क्या है? ए का 1 है, बी का 0 है, सी का 1 है। सेवेंथ प्रॉपर्टी ऐसे किया है। ऐसे किया है क्या, या कुछ और लगाया है? पूरा खोल दिया था। फोर्थ प्रॉपर्टी से करा था। यस सर, प्रॉपर्टी की हेल्प से किया था। मैंने पूरा एक्सपैंड करके करा था, ये ध्यान पूरा नहीं दिया। एक्सपैंड कर लिया सभी, सारे बिल्कुल सही है। जो ये मैंने 7th प्रॉपर्टी आपको पढ़ाया है, इसका प्रूफ भी है तो एक्चुअली में एक्सपैंड करके ही। तो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट बता रहा हूँ। डायरेक्ट रिजल्ट हम लोग यूज करके इसको सॉल्व कर रहे हैं। अगर प्रॉपरली कैलकुलेशन से करना है तो फिर तो एक्सपैंड करके ही करना होता है। कि आप इसको क्या लिख सकते हो? a प्लस बी क्रॉस बी क्रॉस सी, बी प्लस सी इंटू में डॉट सी प्लस ए। इसे एसटीपी को ऐसा लिख लेंगे। अब इनके ब्रैकेट पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए क्रॉस बी फिर ए क्रॉस सी, ऐसे करके इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक, समझ में आया ना? तो ये पहला तरीका है जो फॉर्मूला है। दूसरा तरीका है पूरा का पूरा एक्सपैंड करके। और बोर्ड्स में आपने एक्सपैंड वाला ये वाला मेथड अपनाना है। बोर्ड्स में ये फॉर्मूला नहीं यूज करना, ठीक है? बोर्ड्स में ये फॉर्मूला नहीं यूज करना है। ओके, नेक्स्ट। a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। हो गया? यस सर। यस सर। ये भी इसी तरीके से सॉल्व कर लोगे आप, ना फॉर्मूला यूज करना फॉर्मूला कर लो, या एक्सपैंड करके करना है एक्सपैंड करके कर लो। तो दोनों एक ही बात है, दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही थे। एक और क्वेश्चन डाला था, कौन सा था? मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ये आपको 2 दिया था, राइट? और आपसे पूछा गया था इसकी वैल्यू। हो गया क्या? यस सर। यस सर। किया? हाँ जी, कैसे किया? बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। सीधा होल स्क्वायर बन जाएगा, बिल्कुल ठीक है जी। यस। ये जो ब्रैकेट लिखा है
XTP लिखा हुआ है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? STP का मतलब क्या कि किसी भी दो का आप क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए और तीसरे के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे A और B क्या आपस में क्रॉस प्रोडक्ट करा देता हूँ। जो तीसरा वेक्टर बन गया है, तीसरा वेक्टर है क्रॉस B, उसके साथ में इसको डॉट प्रोडक्ट करा देता हूँ। ऐसा लिख सकता हूँ? Yes, sir. यस सर। जब इसी वेक्टर का इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ये किसके बराबर बन जाता है? A क्रॉस B का स्मॉड स्क्वायर will be 4. ओके? Yes, sir. Yes, sir. और एक और क्वेश्चन दिया गया था कि जिसमें ए बी सी का ब्रैकेट आपको दिया गया है 2 के बराबर और आपसे पूछा गया है वैल्यू ए प्लस बी माइनस सी एंड ए माइनस बी और बी सॉरी A minus B minus C. ए माइनस बी माइनस सी। हाँ जी, इसको सॉल्व करने के लिए वही फर्स्ट वाला मेथड, सर. सेवेंथ प्रॉपर्टी। फॉर्मूला, सेवेंथ वाला फॉर्मूला आप सीधा सीधा लगा दीजिए। ठीक, ये चारों क्लियर है? आगे चलते हैं बेटा, इसी में कुछ और क्वेश्चंस करते हैं हम लोग एसटीपी के ऊपर ही। करिए बेटा सॉल्व। Sir, 1. ओके,
अक्षिता सही है बेटा। माधव गलत है, शिवम गलत है, सुनजीत गलत है, अक्षित गलत है, श्रेय सही है। सुनजीत अब ठीक है, कृति सही है। मन्यत आपने आंसर क्या लिखा है, क्या मीनिंग है इसका? -√/2 -√/2 ओके अब ठीक है। मन्यत वो जल्दी में गलत टाइप हो गया है। अग्रिमा गलत है, योजित गलत है, शिवम गलत है, परम सही है। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। इसका जो आंसर है दैट इज √3/2 और वो भी ±√3/2। तो कईयों ने प्लस माइनस को कंसिडर किया है, कईयों ने वो कंसिडर नहीं किया है। तो आप लोगों ने जो फाइनल आंसर अगर हम लोग बोलेंगे तो दोनों को बोलेंगे, ठीक है, दोनों की पॉसिबिलिटी है। करने का तरीका क्या, ये बी वेक्टर और सी वेक्टर, ये तो मैं दोनों एक प्लेन में बना लेता हूँ और इनके बीच का आपस का एंगल 60 डिग्री है। और जो ए वेक्टर है वो क्या है, इन दोनों के परपेंडिकुलर दिया है ना, क्योंकि ए डॉट बी और ए डॉट सी दोनों क्या है, 0 के बराबर है। तो मतलब ए वेक्टर क्या होगा, इनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। मतलब अगर बी क्रॉस सी किया जाएगा तो बी क्रॉस सी जो वेक्टर आपको मिलेगा वो किस डायरेक्शन में मिलेगा, ए वाली डायरेक्शन में मिलेगा। इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ए के या तो ऑपोजिट डायरेक्शन में या फिर सेम डायरेक्शन में, ऐसा हो सकता है। आपको दोनों पॉसिबिलिटीज कंसीडर करनी पड़ेंगी। तो अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है एसटीपी, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि ए डॉट बी क्रॉस सी, और बी क्रॉस सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी इंटू कॉस 60 डिग्री इंटू एन कैप। तो मॉड बी मॉड सी तो 1 है, कॉस 60 डिग्री सॉरी कॉस साइन 60 डिग्री, यहाँ पे साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू आपकी √3/2। अब बाकी बचा क्या है, ए वेक्टर इंटू एन कैप। ए वेक्टर इंटू एन कैप वो तो दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। यस सर। या तो सेम बोल सकते हो या फिर ऑपोजिट बोल सकते हो। तो अगर सेम बोलेंगे तो कॉस 0 बनेगा, अगर ऑपोजिट बोलेंगे तो कॉस 180 डिग्री बनेगा। तो इस वजह से मैं प्लस माइनस दोनों ही कंसीडर कर दूंगा यहाँ पे। तो मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ एन कैप इंटू कॉस ऑफ, मतलब जो कॉस 0 बनना था या 180 बनना था उसकी जगह मैंने पहले ही प्लस माइनस लगा दिया है।
तो अब ये दोनों क्योंकि 1 1 है तो फाइनल आंसर भी क्या आ गया, √3/। आप चाहते तो इसको वॉल्यूम के तरीके से भी रिलेट कर सकते हैं। वॉल्यूम बड़े आराम से वॉल्यूम बन रहा है बेस एरिया इनटू हाइट। हाइट वही की वही रहेगी 1 यूनिट, क्योंकि वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। जो तीसरा वेक्टर है, ये वेक्टर है जी। और बी और सी क्योंकि ये 60 डिग्री के बीच में है तो इस वजह से पैरेललोग्राम बनेगा, तो पैरेललोग्राम का एरिया निकाल सकते हो। इसको वॉल्यूम के तरीके से भी आप रिलेट कर सकते थे। तो चाहे या इस ये पूरी कैलकुलेशन करके, चाहे वॉल्यूम के तरीके से रिलेट करके कर लो, जो आपको ठीक लगता है। ठीक, समझ में आया? Yes, आगे sir. चले। Yes, sir. करिए बेटा सॉल्व। Sir, alpha, gamma 0, beta 1. ओके, जैसा वही आ रहा है शिवम वाला। सर मेरा भी यही आ रहा है, अल्फा बीटा अल्फा 1, अल्फा 0, जीरो। बीटा 1, कॉमा 0. यस सर यही आ रहा सर गामा 0, बीटा 1. एबीसी तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर बोले हैं, यूनिट नो नहीं बोले हैं। सर वो वहां से आ जाएगा। Sir, वो पुट करने पे आ रहा है। यस सर। सर मैंने भी ऐसे सोचा था क्योंकि हर वैल्यू के लिए सही होना चाहिए ये।
नहीं तो आपका ए वगैरह के टर्म में भी तो आ सकता है ना सर, तो आप कोई वैल्यू डाल के क्यों दे बता रहे हो? सर वो सर जब उसको ये एक्सपेंड सर वो करेंगे एक तो वो ए क्रॉस बी सी वेक्टर बन जाएगा, तो उसके साथ डॉट उसका मॉड का स्क्वायर हो जाएगा, तो मॉड 1 हो जाएगा। मॉड का स्क्वायर हो जाएगा तो मॉड स्क्वायर रहेगा ना फिर आंसर। सर 1 मिनट रुक जाओ, अभी दोबारा ट्राई कर लेता हूँ एक बार। सर बीटा mod of A divided by mod of B mod of C. ओके सर ऐसा कुछ ही आ रहा है, रिलेशन से ही बन रहा है मेरा। ऐसा मिस्टेक पता चल गई है। बीटा इक्वल टू मॉड ए का स्क्वायर लिख देंगे, बाकी दोनों जीरो। यस सर, बीटा मॉड ए का स्क्वायर। यस बीटा मॉड ए का स्क्वायर। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। सब लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया ना? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को करने का बेस्ट तरीका क्या रहता है, जब भी आपको ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर दिया है और बेटा यहाँ पे कोई मॉडुलस नहीं है, वेक्टर्स ही है, कि दिस ए वेक्टर इज इक्वल्स टू दिस। तो जब वेक्टर दो बराबर है तो उनके मैग्नीट्यूड भी बराबर है, डायरेक्शंस भी बराबर है। तो अगर सारा कुछ है ना बराबर है, तो अगर मैं दोनों वेक्टर्स को किसी अनदर वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करूं चाहे क्रॉस प्रोडक्ट करूं, तो भी रिजल्टेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये मेरी है ना मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि मैं इसमें यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लगा के कैलकुलेशन कर पाऊंगा या है ना किस वे में कर पाऊंगा कैलकुलेशन। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ए वेक्टर जो लिखा है अल्फा टाइम्स ए क्रॉस बी, बीटा टाइम्स बी क्रॉस सी, गामा टाइम्स सी क्रॉस ए, आप क्या करिए दोनों तरफ पहले ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करा दीजिए, यस दोनों तरफ। पूरी इक्वेशन को डॉट ए करा दीजिए, उससे लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, मॉड स्क्वायर हो जाएगा। राइट हैंड साइड क्या होगा, राइट हैंड साइड में ये जो बनेगा ये तो अल्फा टाइम्स ए क्रॉस बी डॉट ए, क्या ये जीरो होगा? हाँ जी, ये जीरो होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर। और ये बी सी ए बन गया, मतलब ये तो एस टी पी बन गया है, और एस टी पी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये 1 है जी, तो दिस इज 1। और ये तीसरा वाला है सी क्रॉस ए डॉट ए, ये भी क्या है, 0। तो यहाँ से बेटा सीधा सीधा बीटा की वैल्यू आ गई मॉड ए का स्क्वायर। यस ओके, तो यहाँ पे आपने बीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या किया, दोनों तरफ ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करा दिया। अगर आपने ए के साथ डॉट प्रोडक्ट कराया तो आपको बीटा मिल गया जी। अगर आप बी के साथ कराते तो, अगर आप बी वेक्टर के साथ मिल डॉट जाता, प्रोडक्ट कराते तो क्या होगा, जीरो। अल्फा वाला टर्म खत्म हो जाएगा, बीटा वाला टर्म खत्म हो जाएगा, गामा वाला टर्म आपको मिल जाएगा जी। तो गामा की वैल्यू यहाँ पे आपको आ जाएगी 0। यस अगर आप
बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो अल्फा वाला टर्म ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ए क्रॉस बी डॉट बी बन जाएगा। इस वजह से दो बी आ जाएंगे बेसिकली। बीटा वाले टर्म में भी दो बी आ जाएंगे, इसलिए खत्म हो जाएगा। गामा वाले टर्म में कोई भी बी आएगा, मतलब एक ही बार बी है तो वो ए बी सी बन रहा है एसटीपी, तो सीधा सीधा आपको गामा की वैल्यू आ जाएगी और गामा की वैल्यू 0 होगी। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में ए डॉट बी बन जाएगा और ए डॉट बी 0 है। ठीक, तो गामा 0 आ जाएगा। अब फिर अगर हम लोग सी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो क्या होगा? बीटा वाला टर्म खत्म, गामा वाला टर्म खत्म, आपको अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, तो वो भी 0 मिलेगी क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में ए डॉट सी बन जाएगा व्हिच इज 0। ओके सर हाँ जी। सर इसको मैंने ऐसे सोचा था कि जैसे ए बी सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो एक्स वाई जेड एक्सिस ऐसा कुछ होएगा। तो जैसे ए वेक्टर अल्फा ए क्रॉस बी, बीटा बी क्रॉस सी और गामा सी क्रॉस ए है, तो अगर जैसे हम जैसे जो ए वेक्टर जो हमें कंडीशन दी हुई है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर 1, तो उसमें अगर हम ये पूरा डाल दें इस पूरे एक्सप्रेशन को एज इट इज ए वेक्टर की जगह, और उसके बाद ए क्रॉस बी में जो उसकी डायरेक्शन होगी वो सी वेक्टर के यूनिट वेक्टर के अलोंग होगी। ओके, बिल्कुल ठीक। तो सिमिलरली सेकंड टर्म में भी ए वेक्टर के यूनिट वेक्टर के अलोंग, तो उसके बाद इन सब को खोल के और जो सेवेंथ प्रॉपर्टी है वो लगा दी। ओके ओके, सही है। तो उससे बीटा मॉड ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ बी इंटू मॉड ऑफ सी आ रहा था। तो सही है, वो भी सही है, दोनों ही सही है। हाँ ठीक है। इसी क्वेश्चन का आंसर अगर आप ये कह रहे हैं तो बेटा ये भी सही है। उसका कारण क्या है? क्योंकि एस टी पी ऑफ एबीसी आपको 1 दिया है ना, और ये तीनों हाँ जी म्यूचुअली सर। परपेंडिकुलर है। तो म्यूचुअली एक मिनट। परपेंडिकुलर में अगर आप इस एस टी पी को कैलकुलेट करेंगे तो बेटा एस टी पी आपको दिया गया है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी 1 दिया है आपको। यस यस सर। ओके, हाँ जी सर। एस टी पी आपको 1 दिया है, इस वजह से आपका ये आंसर बन जा रहा है। दोनों एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। करिए बेटा इसको, और ये रिजल्ट भी आप लोगों ने याद रखना है, तो इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा।
सर ये कैप है ना, एल कैप डॉट ए कैप। कैप है मतलब सर वेक्टर, एल वेक्टर ए डॉट ए वेक्टर, एल वेक्टर डॉट बी वेक्टर, एल वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ओके सर, वो मेरे को लगा ऊपर वो जैसे आई कैप वाला कैप है। वेक्टर वेक्टर साइन। डन सर। हाँ जी बेटा, कैसे करेंगे?
Sir, multiplication of determinants. मल्टीप्लिकेशन ऑफ Determinants. डिटर्मिनेंट्स। ओके, बिल्कुल ठीक है। मतलब आपने एल वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में ले लिया, Yes. आई कैप जे कैप के कैप में, राइट? ऐसे ही रितेश। सर मैंने अभी नोटिस किया सर, डिटर्मिनेंट्स को अगर रो बाई रो मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स है, तो सर उससे डायरेक्ट ही आ रहा है। ओके, सर जैसे आपने कहा था ना डिटर्मिनेंट्स में कि मैट्रिसेस को हमें नहीं चेंज करना होता है, डिटर्मिनेंट्स को हम जैसे मतलब रो वाइज रो भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो अगर वैसे करेंगे तो सीधा आ जाएगा सर। बिल्कुल सही है। सर पर लेफ्ट हैंड साइड से डॉट। क्या कह रहे हो मान्यत? नहीं सर कुछ। देखिए, इसको प्रूव करने का ठीक है तरीका यही है जो जो श्रेय ने बोला, रितीश ने बोला, एल वेक्टर, एम वेक्टर, एन वेक्टर और साथ में ए बी सी, इन तीनों इन 6 के 6 वेक्टर्स को आप कंपोनेंट फॉर्म में लिखिए। जैसे कि एल वेक्टर को आप मान लीजिए L1 I, L2 J, L3 के। एम वेक्टर को मान लीजिए M1 I, M2 J, M3 के। इस तरीके से सबको एज्यूम कर लीजिए। जब सबको एज्यूम कर ही लिया है तो फिर एल वेक्टर, एम वेक्टर, एन वेक्टर का जो जो एसटीपी है वो किसके बराबर है? डिटर्मिनेंट ऑफ L1 L2 L3, M1 M2 M3, N1 N2 N3। सिंपल तरीके से एसटीपी ऑफ एबीसी क्या हो जाएगा? तो किसके बराबर आएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, राइट? सर मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही अभी। आप शायद मेरा नेट वीक है क्या आपका? बाकी लोग बताएंगे। सर आ रही है आपकी। देखिए, सब लोग इसको क्या है कंपोनेंट फॉर्म में लिखी। आपकी आवाज अब आ रही है, एक और बार बोलोगे? मैं आपको ये कह रहा हूँ कि सारे जो वेक्टर्स हैं उनको लिख लीजिए कंपोनेंट फॉर्म में। एल एल वेक्टर को भी, एम वेक्टर को भी, एन वेक्टर को भी, ए को भी, बी को भी, सी को भी। इसको भी मान लीजिए, ए वेक्टर को भी मान लो, बी वेक्टर को भी मान लो, सी वेक्टर को भी मान लो। सबको कंपोनेंट फॉर्म में एज्यूम कर लो। तो सबको कंपोनेंट फॉर्म में एज्यूम कर लिया गया है, तो लेफ्ट हैंड साइड आपका किसके बराबर है? L1 L2 L3, M1 M2 M3, N1 N2 N3, A1 A2। क्या कह रहे हो? उससे रो मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली आ गया आंसर। बिल्कुल बिल्कुल वही करना है। ये दो डिटर्मिनेंट्स का प्रोडक्ट आ गया है, तो प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स आपने पहले पढ़ा हुआ है, तो आपको रो बाय रो मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। तो सबसे पहला एलिमेंट क्या होगा? L1 को A1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस L2 A2 प्लस L3 A3। फिर पहली रो और इसकी दूसरी रो, उससे आपको सेकेंड एलिमेंट मिलेगा। फिर इसकी पहली रो और इसकी थर्ड रो, उससे आपको थर्ड एलिमेंट। इस तरीके से आपने सारे एलिमेंट निकाल लेने हैं। जो सारे एलिमेंट्स आएंगे वो एक्चुअली में यही वेक्टर्स बन के आ रहे हैं। ओके, यस। सबको समझ में आया ये सोल्यूशन? इसको कंप्लीट कर लेंगे आर्यन?
यस सर, हो गया। आगे चले क्या फिर? आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं विच इज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। कल की क्लास में हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में बात किया, अभी हम लोग बात करेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि भी 3 वेक्टर्स का प्रोडक्ट होना चाहिए और रिजल्टेंट एक वेक्टर आना चाहिए। ठीक, तो जब भी हम लोग वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं तो उसकी जो डेफिनेशन हमने बनाई है वो क्या है कि अगर 3 वेक्टर ABC पड़े हैं, प्रेजेंट है हमारे पास, तो हम लोग क्या करेंगे, उन तीनों में से पहले किसी 2 वेक्टर का आपस में क्रॉस प्रोडक्ट करा देंगे। पहले किसी 2 वेक्टर का आपस में क्रॉस प्रोडक्ट करा देंगे और फिर तीसरे के साथ उसका क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे उसके उनके रिजल्ट। लाइक जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि B क्रॉस C जो है वो पहले मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो उस रिजल्टेंट को एक वेक्टर के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कराएगा। तो 3 वेक्टर का प्रोडक्ट हो रहा है और साथ में रिजल्टेंट आपको क्या मिलेगा, इससे एक वेक्टर मिलेगा। मिलेगा क्या? यस। अब यहाँ पे इसमें ये डेफिनेटली मैटर करेगा कि आप किन 2 वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन पहले कर रहे हैं। दैट मीन्स जैसे हमने एसटीपी में बात किया कि भाई इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता कि आप किन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट पहले कर रहे हो फिर तीसरे के साथ डॉट करा रहे हो, इसका कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा। जो हल्का सा फर्क हमने देखा था वो क्या देखा था कल की क्लास में कि अगर ऑर्डर बदल जाए, अगर ऑर्डर नहीं बदलेगा तो कोई फर्क नहीं है, तो आप किसी भी 2 को पहले क्रॉस करा के तीसरे के साथ डॉट करा सकते हो। तो वो एक माइन्यूट सा डिफरेंस आया था, वो भी सिर्फ ऑर्डर से रिलेटेड। लेकिन यहाँ पे इस चीज का बहुत फर्क पड़ेगा कि भाई आप अगर 3 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना चाह रहे हो, मतलब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना चाह रहे हो, तो किन 2 को आप पहले मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या है कि भाई आप A क्रॉस B क्रॉस C करेंगे, B क्रॉस C पे जैसे मैंने ब्रैकेट लगा दिया है, पहले B क्रॉस C को किया जा रहा है, तो उससे जो रिजल्ट आएगा वो एक अलग आंसर होगा। अगर आप A और B का क्रॉस पहले करते फिर C के साथ उसका रिजल्टेंट करते, उसका रिजल्ट अलग आएगा। और फिर ऑर्डर भी मैटर करेगा, पहले कौन सा लिखा हुआ है, लेफ्ट में कौन सा लिखा हुआ है, राइट में कौन सा लिखा हुआ है, ये सारी बातें मैटर करती है। तो यहाँ पे मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि भी अगर आपको 3 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने को बोला गया तो किसी भी उनमें से किसी भी 2 को पहले मल्टीप्लाई कर लो और फिर तीसरे के साथ मल्टीप्लाई कर लो, रिजल्टेंट अलग अलग आएंगे। तो डेफिनेटली ये चीज मैटर करेगी कि किन 2 को आप पहले मल्टीप्लाई करें। तो उनके हम लोग फॉर्मूले लिख रहे हैं पहले। जब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात आती है तो बेटा इसमें हम लोग 2 फॉर्मूले पढ़ते हैं। एक फॉर्मूला है जिसमें हम लोग जब ये वेक्टर जो लिखा हुआ है ये है ना, ब्रैकेट जो है वो बाद में है, जो पहले वाला टर्म है वो सिंगल वाला टर्म है, बिना ब्रैकेट वाला टर्म है। तो उसमें जो फॉर्मूला बनता है वो क्या है, A डॉट C इंटू B माइनस A डॉट B इंटू C। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का ये फॉर्मूला बन के आता है। इसका प्रूफ भी हम लोग देखेंगे आगे जाके। पहले फॉर्मूला लिख लीजिए सर। दूसरा फॉर्मूला है, हाँ जी सर जो हमने A डॉट C करा है उसके वो इंटू B है या डॉट प्रोडक्ट है वो B का भी? बेटा, डॉट प्रोडक्ट का कोई मतलब नहीं रहेगा ना,
क्योंकि ये तो स्केलर वैल्यू है ना, स्केलर। ओके वो सर, स्केलर वैल्यू को बी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो। थैंक यू सर। दूसरा फॉर्मूला है कि अगर ब्रैकेट पहले लिखा जाए, अगर ब्रैकेट पहले है, जो सिंगल वाला टर्म है वो बाद में है, तो क्या आंसर होगा? तो ये आंसर होगा। ऑल्दो जैसे कि आप इस बात को समझते हो कि अगर मैं दोनों फॉर्मूले याद रखने की बजाय अगर एक भी याद रख लूं तो दूसरा ऑटोमेटिकली बनाया जा सकता है। मतलब अगर ब्रैकेट वाला टर्म पहले आ जाए, दूसरा वाला टर्म बाद में आए, तो बनाया जा सकता है ना। यस सर। बात समझ में आ रही है ना सबको? मान लीजिए आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है, दूसरा वाला फॉर्मूला याद नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ए क्रॉस बी क्रॉस सी की वैल्यू, ठीक है, ये पूछा गया आपको। मान लीजिए आपको पहला वाला फॉर्मूला याद है, ये आपको आता है, तो आप क्या करेंगे? आप पहले इसका वाला लिख देंगे साइन नेगेटिव पर। उल्टा कर देंगे, इसका ऑर्डर उल्टा कर देंगे, सी क्रॉस, यस इसको ऐसा लिख लेंगे ना, सही है? हाँ जी, सबको ये बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। यस ए क्रॉस बी एक रिजल्टेंट का काम कर रहा है, एक रिजल्टेंट वेक्टर है तो वो भी एक वेक्टर ही ना। जब वो वेक्टर है तो उस वेक्टर को आप सी वेक्टर के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो किसके बराबर होगा? माइनस टाइम्स कि आप सी वेक्टर को उस रिजल्टेंट वेक्टर के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, आप उन दोनों का ऑर्डर उल्टा करोगे, ठीक है ना। तो अब क्योंकि आपको पहला वाला फॉर्मूला याद है, तो आप क्या कर सकते हो, ये फॉर्मूला लगा दिया जाएगा ना। ये फॉर्मूला कैसे लगाएंगे कि सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सी डॉट ए इंटू, वही फॉर्मूला बन के आ रहा है जो मैं बना रहा था, जो मैंने आपको डायरेक्टली लिखा है। सर यस हाँ जी, सर आपने वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में ऑर्डर के बारे में क्या बताया था? मैं आपको ऑर्डर ये कह रहा हूँ बेटा कि भाई कौन सी टर्म पहले लिखी गई है, ए क्रॉस बी लिखा गया है या बी क्रॉस ए लिखा गया है, वो मैटर करेगा ना। यस सर। सेम तरीके से अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो फॉर्मूला अलग हो रहा है, ब्रैकेट अगर बाद में लगाया या ब्रैकेट पहले लगाया है उससे भी फर्क पड़ रहा है। तो सीधा सीधा ये कहना कि मैं आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट दे दूं कि भाई मुझे एबीसी का वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट चाहिए, तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि भाई सर ने मेरे को पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दी, उसका कोई एक सिंगल आंसर नहीं है। वो चीज मैटर करेगा कि भाई कौन से तीन वेक्टर, जो तीन वेक्टर का वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट मैंने आपको करने को बोला है, तो उसमें क्या ऑर्डर है, किन दो को पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर तीसरे के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ब्रैकेट पहले या ब्रैकेट बाद में, ठीक है। यस सर। तो बेटा ये फॉर्मूला आप लोगों ने याद रखना है, दोनों याद रख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, अगर नहीं भी याद रख पाए तो एक अगर आप याद रख लेते हैं तो दूसरा आप अकॉर्डिंगली बना लेंगे। और याद रखने का तरीका, याद रखने का तरीका क्या है? अब यहाँ पे देखो जो मिडल वाला ब्रैकेट है ना, वो हमेशा यहाँ पे पहले आ रहा है, इसमें भी इसमें भी, जो मिडल पोजीशन पे है, ठीक है, जो मिडल पोजीशन पे है वो ब्रैकेट इधर आ रहा है, वो सॉरी वो वेक्टर इधर आ रहा है। तो जब इसकी आप इस टर्म को अगर आपने लिख लिया
तो ब्रैकेट के अंदर जो डॉट लेना होगा वो तो क्या है, बाकी दोनों बचे हुए वेक्टर का लेना होगा। ठीक है, सही है। सर प्लीज रिपीट कर दो प्लीज। मैं ये कह रहा हूं जो मिडल वाला वेक्टर है वो पहले लिखना है बेटा, यहाँ पे लिखना है। ये जो मिडल वाला वेक्टर है, मिडल में है ना इन तीनों के रिस्पेक्ट में, तो वो यहाँ पे लिख देना। तो जब आपने वो लिख दिया तो अब उसके प्रोडक्ट में क्या टर्म लिखनी है, जो बाकी के बचे हुए दो वेक्टर हैं उनका डॉट प्रोडक्ट। ओके, यस सर। फिर माइनस करके क्या लिखना है, जो ये बीच वाला वेक्टर था वो तो लिख दिया। अब ब्रैकेट के अंदर जो दूसरा वेक्टर बचा हुआ है वो लिखना है इसके बाहर, इसके बाहर वो दूसरा वाला वेक्टर लिखना है जो ब्रैकेट के अंदर। तो जब आपने ये वाला वेक्टर लिख लिया तो बाकी जो उसके प्रोडक्ट में लिखना है, उसको जो कोएफिशिएंट बनाना है वो क्या है, बाकी दोनों बचे हुए वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट। तो अगर मिडल वाले तरीके से याद रखेंगे ना तो वो फॉर्मूला बड़े आराम से याद करेंगे। और जब हम लोग इसका प्रूफ करेंगे ना तो आपको फिर ये वाली चीज भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ मिडल वाला याद रख लिया तो बहुत है। ठीक है, तो ये तो बेटा फॉर्मूला है, फॉर्मूला का प्रूफ भी हम लोग करते हैं और उसके पहले एक दो चीजें और देखते हैं। अब इन जनरल A क्रॉस B क्रॉस C is not equals to A क्रॉस B क्रॉस C। देखिए अभी हमने बात किया कि भाई इस चीज का फर्क पड़ेगा, भले ही आप एक ही सेम ऑर्डर में लिखें A B C, एक ही ऑर्डर में लिखें दोनों तरफ, तब भी इस चीज का फर्क पड़ेगा कि पहले के इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें, मतलब ब्रैकेट किसके ऊपर लगा है। तो वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि अगर आप ए बी सी भी करा रहे हो तो भी इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इन जनरली इक्वल नहीं होता। ठीक, अब इन जनरल इक्वल नहीं होता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि कभी किसी सर्टेन सिचुएशन में इक्वल हो भी सकता है ना, ज्यादातर सिचुएशन में बराबर होता नहीं है लेकिन कई बार हो भी सकता है, उसके लिए भी बात कर रहे हैं कि इफ these are equal, if A cross B cross C is equals to A cross B cross C, then तो ऐसा कब होगा, कौन सी सिचुएशन में? ABC म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो A either A and C are collinear, या तो A और C दोनों कोलिनियर होने पड़ेंगे, या फिर A B C तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने पड़ेंगे। A B C के बारे में A B C नहीं, और B वेक्टर is perpendicular to C वेक्टर and A वेक्टर, मतलब B वेक्टर को A वेक्टर और C वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होना पड़ेगा, A और C का आपस में परपेंडिकुलर होना कोई जरूरी नहीं है।
ये दो पॉसिबिलिटीज है। इसका क्या रीजन है, मतलब ये एक मैं बॉक्स में लिख देता हूँ। इसका प्रूफ हम लोग देख रहे हैं कि अगर इन दोनों को बराबर होना है तो या तो ए और सी को कोलिनियर होना पड़ेगा या फिर बी वेक्टर को इन दोनों के परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। तो बेटा अगर हमें ये दोनों बराबर दिए गए हैं तो इनके जो फॉर्मूले हमने लिखे थे तो मैं उन दोनों फॉर्मूलों को लिख दूं। जो फर्स्ट का फॉर्मूला था वो था ये, जो सेकेंड वाला फॉर्मूला था वो क्या है, ए डॉट सी इंटू बी माइनस बी डॉट सी। ठीक, जब आपको ये दोनों बराबर दिए ही गए हैं तो मतलब ये दोनों बराबर होंगे तो इनके फॉर्मूले हैं। अब इसमें आप देख सकते हो ये वाला टर्म तो सीधा सीधा खत्म हो रहा है, ये माइनस माइनस भी सीधा सीधा खत्म हो जाएगा। दैट मीन्स ए डॉट बी टू सी को बी डॉट सी ए के बराबर होना पड़ेगा। ये ठीक है। यस। तो बेटा अगर ये दो वेक्टर बराबर हैं, वेक्टर्स बराबर हैं, मॉड वगैरह नहीं है ना, अगर ये दो वेक्टर बराबर हैं तो दो वेक्टर बराबर होने का कारण क्या होगा, उसके मॉड भी बराबर, उनके डायरेक्शन भी बराबर। अब लेफ्ट हैंड साइड में जो डायरेक्शन है वो कौन सी होगी, लेफ्ट हैंड साइड के वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी होगी, सी वेक्टर के अलोंग। सी वेक्टर की वाली डायरेक्शन। और राइट हैंड साइड के जो वेक्टर की डायरेक्शन है वो कौन सी होनी पड़ेगी, ए वेक्टर। ए वेक्टर के अलोंग। तो बेटा लेकिन आपको तो ये दोनों डायरेक्शन बराबर चाहिए ना, तो जब दोनों डायरेक्शन बराबर चाहिए तो क्या होना पड़ेगा, ए और सी को कोलिनियर। यहां से हमने क्या बोला कि या तो सी वेक्टर एंड ए वेक्टर आर कोलिनियर, या फिर ठीक है हमने ये तो कह दिया कि भाई या तो सी और ए सेम डायरेक्शन में हो जाए तो फिर डायरेक्शन बराबर हो जाएगी, है ना। लेकिन इसके अलावा भी एक पॉसिबल सिनेरियो है कि अगर ये सी और ए की डायरेक्शन बराबर ना भी हो तो भी ये बराबर हो सकते हैं, तब क्या होना पड़ेगा, नल वेक्टर के केस में दोनों नल। चलो नल तो अलग बात है, नल वैसे हम लोग कंसिडर करेंगे नहीं, मतलब आप ये मान के चल सकते हो कि भी हम लोग हमेशा नॉन जीरो के बारे में बात करते हैं, नल होगा तो फिर तो सारा कुछ जीरो हो ही जाएगा। बट इसके अलावा भी पॉसिबिलिटी, नल वेक्टर के अलावा भी पॉसिबिलिटी, बी डॉट सी और बी ए डॉट बी उससे नल वेक्टर आ जाएगा, वो कह रहा है। जो ए डॉट बी है और बी डॉट सी मतलब दोनों के जो कोएफिशिएंट है वो जीरो हो जाए। यस। जो दोनों के कोएफिशिएंट्स हैं वो दोनों जीरो हो जाए, तब भी बिना डायरेक्शन बराबर हुए, बिना ए और सी के कोलिनियर हुए ये इक्वालिटी होल्ड कर सकती है। यस सर। तो इधर सी एंड ए आर कोलिनियर और ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट सी इक्वल्स टू जीरो। ठीक, ठीक है, प्रूफ समझ में आया है। समझ में आया है सबको। सर इसमें जो डायरेक्शन वाला हमने केस करा है उससे ये दोनों वेक्टर इक्वल है ये हमने कैसे बोल दिया, इसमें मैग्नीट्यूड की हमने तो कोई बात नहीं करी। मैग्नीट्यूड करके देख लो।
मैग्नीट्यूड करके देख लो आप, बराबर आ जाएंगे। जब ए और सी का, जब ए और सी दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो इसका मतलब बी का ए के साथ एंगल और सी के साथ एंगल दोनों बराबर हो गए। बराबर, यस सर। जब दोनों एंगल, दोनों के साथ एंगल बराबर हो गए, दैट मीन्स ए डॉट बी को क्या लिखोगे, मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस थीटा, और बी डॉट सी को क्या लिखोगे, मॉड बी इंटू मॉड सी इंटू कॉस थीटा। तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, यस सर। ओके आगे चले। अब इसका प्रूफ, ये जो फॉर्मूले हमने बनाए हैं इसका प्रूफ एक बार देख लेते हैं, थोड़ा समझने का ट्राई करिएगा। तो थोड़ा ज्योमेट्रिकली में रिलेट करना पड़ेगा आपको, 3D में ऑब्जर्व करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि भाई इसका जो रिजल्टेंट है वो कौन किधर लाई करेगा। मैं क्या करता हूं, मैं ए बी क्रॉस सी को फॉर द टाइमिंग पी वेक्टर मान लेता हूं। तो बी क्रॉस सी का जो रिजल्टेंट है वो किधर लाई करेगा। आप लोग है ना यहाँ पे देखिएगा, मान लीजिए बी और सी दोनों इस प्लेन में हैं, तो बी क्रॉस सी कहाँ होगा, बी क्रॉस सी परपेंडिकुलर टू प्लेन, परपेंडिकुलर टू द, मान लीजिए ये बी क्रॉस सी है इस सरफेस में, तो बी क्रॉस सी कहाँ होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, राइट, होगा ना। यस सर। तो बेटा फिर ए वेक्टर कहीं ना कहीं तो है, जब ए वेक्टर कहीं ना कहीं है, इस ए वेक्टर को पी वेक्टर के साथ, ये अब पी वेक्टर बन जाएगा, ये अब पी वेक्टर बन जाएगा, ठीक है ना। ये जो ब्लैक कलर वाला है जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर है, विच इज बी क्रॉस सी, वो मेरा पी वेक्टर है। अब ए वेक्टर कहीं ना कहीं होगा। अब ए वेक्टर के साथ अब इस पी वेक्टर का जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट कराऊंगा तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट क्या होगा, ए और पी दोनों के परपेंडिकुलर। यस सर। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। कि ये जो रिजल्टेंट है, दिस रिजल्टेंट विल बी परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड पी वेक्टर। तो बेटा पी वेक्टर तो आपने क्या बनाया था, पी वेक्टर क्या बनाया था, इस सरफेस के परपेंडिकुलर। तो जब इस सरफेस के परपेंडिकुलर आपने पी वेक्टर को बनाया है और अब आपको रिजल्टेंट चाहिए इस पी वेक्टर के 90 डिग्री डायरेक्शन में, तो ऑटोमेटिकली ये रिजल्टेंट किधर लाई कर गया, उसी प्लेन के पर, उसी सरफेस पे, इस सरफेस में लाई कर गया क्या। यस। सबको ये बात समझ में आ रही है? सर और कोई डायरेक्शन नहीं हो सकती थी इसकी, इस परपेंडिकुलर के अलावा? नहीं, और कोई डायरेक्शन कैसे हो सकती? सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही थी, एक और बार मतलब एक और बार दिखाना, वो उसी प्लेन में लाई करेगा जिसमें पहले थे। देखिए मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि ये एक सरफेस है, ठीक है ना। जब ये एक सरफेस है, इस सरफेस में बी और सी दोनों वेक्टर हैं जी, ठीक, इस सरफेस में बी और सी दोनों वेक्टर हैं, एक ये वेक्टर है जी और एक कुछ यहाँ पे ऐसे वेक्टर है, ठीक है। ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है जी, ये दोनों इस प्लेन में है जी। तो बी क्रॉस सी कहाँ होगा, बी क्रॉस सी कहाँ होगा, आर्यन? सर पर प्लेन के बाहर परपेंडिकुलर, तो प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है, ये वाला वेक्टर हो गया प्लेन के परपेंडिकुलर। यस सर।
अब इस वेक्टर को किसी तीसरे वेक्टर ए वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करा देंगे। तो जब इस वेक्टर का किसी अनदर वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करा देंगे तो वो जो रिजल्टेंट आएगा वो इस वेक्टर पी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। यस सर। सर तो बेटा ये सरफेस के परपेंडिकुलर एक वेक्टर है, इस वेक्टर के अब परपेंडिकुलर कोई वेक्टर चाहिए, इसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर चाहिए, वो कहाँ होगा? वो इस सरफेस में लाई करेगा। हाँ सर ठीक है। वो इस सरफेस में कहीं पे भी हो सकता है, इस सरफेस के अंदर लाई करेगा, ये मैं बोल। ठीक, सबको ये बात समझ में आई है? यस सर। जो जो P वेक्टर और A वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा उसका जो रिजल्टेंट है वो A वेक्टर और P वेक्टर के परपेंडिकुलर है। दैट मींस ये जो रिजल्टेंट है A क्रॉस B क्रॉस C, इट विल लाई इन द प्लेन ऑफ B वेक्टर एंड C वेक्टर। हो सकते हैं? सबको ये बात समझ में आ रही है? यस सर। कि ये जो तीनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आपने कराया है उसका जो रिजल्टेंट है वो कौन से प्लेन में लाई करेगा? बी और सी के प्लेन में लाई करेगा। और बी और सी कैसे आएंगे? जिसमें जिसमें ब्रैकेट लगा हुआ है। तो आपने इस तरीके से याद रख लेना है कि भाई जिसमें ब्रैकेट लगा हुआ है हमेशा ये रिजल्टेंट उस प्लेन में लाई करेगा। इसीलिए हमारे जो रिजल्ट आए थे वो क्या आए थे? ये आया ना, ऐसा कुछ रिजल्ट आया है ये। It will lie in the plane of B and C. तो बेटा अगर हमने ये बात कर लिया कि इट विल लाई इन द प्लेन ऑफ बी एंड सी, तो क्या मैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर को कुछ लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स सी वेक्टर लिख सकता हूँ? यस हमने ये बात किया था ना कि अगर किसी एक प्लेन में दो वेक्टर हो जाए, मिल जाए आपको, तो आप क्या कर सकते हो? अब उस प्लेन में लाई करने वाले बाकी जितने भी वेक्टर होंगे आप उन सबको उन गिवन टू वेक्टर के टर्म्स में लिख सकते हो। तो हमने ये जान लिया कि ए क्रॉस सी बी वेक्टर और सी वेक्टर के प्लेन में लाई करेगा। दैट मींस ए क्रॉस सी विल बी इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स सी वेक्टर। ओके, यस इतना क्लियर है ना? तो अब जब हमें बेटा प्लेन मिल जाता है ना तो प्लेन की हेल्प से अब कोएफिशिएंट्स निकालने का तरीका तो हमारा सिंपल सा रहता है कि हम लोग इस पी वेक्टर को जो जो रिजल्टेंट है वो ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा, तो हम लोग क्या करते हैं इसको इस पूरी इक्वेशन को ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करा देते हैं। यस जब ये दोनों वेक्टर बराबर हैं तो बेटा दो डॉट प्रोडक्ट करा के भी तो क्या रहेगी, इक्वालिटी तो मेंटेन रहेगी। तो अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है? जीरो, जीरो हो गया। क्योंकि ये एसटीपी बन गया ना। एसटीपी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? एसटीपी ऑफ व्हाट? मैं इसको एसटीपी ऑफ ए बी क्रॉस सी इंटू ए ऐसा लिख सकता हूँ।
एसटीपी बोल दो, चाहे ये बोल दो कि भाई आप ए वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो ये रिजल्टेंट होना ही है, उसका ए के साथ डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो ये हो जाएगा। भले एसटीपी के तरीके से बोल दो, तो ये एसटीपी बन गया जीरो एलिंग। तो यहाँ से लैम्डा और म्यू में रिलेशन निकाल लेते हैं हम लोग। तो लैम्डा की म्यू की वैल्यू अगर इन टर्म्स ऑफ लैम्डा निकाला जाए तो वो क्या आएगी, माइनस बी बाय ए, मतलब बी डॉट ए अपॉन सी डॉट ए इंटू मी, सॉरी इंटू लैम्डा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने म्यू को लैम्डा के टर्म्स में निकाल लिया, जिससे जो हमारा ए क्रॉस बी क्रॉस सी है वो बन गया लैम्डा, दोनों में कॉमन आके बी वेक्टर माइनस बी डॉट ए अपॉन सी डॉट ए इंटू सी। ठीक, अब मॉडुलस वगैरह कंपेयर करके हम लोग इस लैम्डा की वैल्यू बेटा निकाल लेते हैं। तो फाइनली हमारा जो रिजल्ट है वो ये बन के आ जाता है, ये वाला रिजल्ट बाय कंपेयरिंग द मॉडुलस we get lambda therefore a क्रॉस b क्रॉस c जो आपका बन जाएगा वो बन जाएगा a डॉट c इंटू बी माइनस b डॉट a इंटू सी। लैम्डा की वैल्यू बेसिकली आपको आ जाएगी c डॉट a के बराबर है। ओके, यस सर। ऑल द प्रूफ आपसे कोई नहीं पूछने वाला, लेकिन ये प्रूफ कराने का पर्पस सिर्फ इतना है कि आप इस चीज को ऑब्जर्व करें कि अगर कोई तीन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किया जा रहा है तो वो रिजल्टेंट आपका किस प्लेन में लाई करेगा। तो रिजल्टेंट आपका हमेशा उस प्लेन में लाई करेगा जिन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आप पहले कर रहे हैं, जिन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आप पहले कर रहे हैं। तो जब मैंने आपको फॉर्मूला याद करने को बोला था, मैंने आपको क्या बोला कि भाई ए क्रॉस बी क्रॉस सी कर रहे हैं, बी और सी पे ब्रैकेट लगा हुआ है, तो आप सिर्फ इतना याद कर लो कि भाई जो मिडल वाला ब्रैकेट है ना, सॉरी मिडल वाला जो वेक्टर है ना वो यहाँ पे लिखेंगे। जो मिडल वाला वेक्टर यहाँ पे लिख लिया, बाकी सारे टर्म आप ऑटोमेटिकली बना लेंगे। और वो कैसे बनाने हैं, जब मिडल वाला वेक्टर इधर आ गया तो उसका कोएफिशिएंट बाकी के दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, फिर माइनस करके जो यहाँ पे वेक्टर लिखना है वो कौन सा लिखना है, ऑब्वियस सी बात है प्लेन की हेल्प से याद किया जा सकता है ना। यस सर। हमें पता है कि कौन से प्लेन में लाई करना है, बी बीसी और वाले सी प्लेन में में। लाई करना है। तो बी वेक्टर का तो कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर लिया गया, और दूसरा तो ऑब्वियस सी बात है सी वेक्टर ही होना पड़ेगा ना, इसी ब्रैकेट के अंदर वाला वेक्टर। कहीं ना कहीं ये लैम्डा टाइम्स प्लस म्यू टाइम्स की बातें लिखी हुई है ना यहाँ पे, राइट। यस सर। याद रहेगा फॉर्मूला, फॉर्मूला याद रख लिया, वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। Lagrange's आइडेंटिटी,
ये बन के आएगा जी कि अगर 4 वेक्टर हैं, पहले 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अलग से कर रहे हैं, बाकी 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अलग अलग से कर रहे हैं, फिर उनके रिजल्टेंट का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो वो इसके बराबर बन के आएगा। इसका प्रूफ अगर करना है तो प्रूफ हम लोग कर सकते हैं। इसका प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैं अभी फिलहाल A क्रॉस B को एक सिंगल वेक्टर की तरह ट्रीट करूंगा। A क्रॉस B को सिंगल वेक्टर की तरह treat करूंगा। तो क्या मैं इसको STP ऑफ A क्रॉस B इंटू एंड C ऐसा लिख सकता हूँ? इस A क्रॉस B को तो एक सिंगल वेक्टर मान लिया, ठीक है, तो वो सिंगल वेक्टर डॉट C क्रॉस D ऐसा लिखा गया है, STP ऑफ दिस बन जाएगा, राइट। STP को वापस से मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसा राइट। अब इसको ऐसा लिख दिया गया है, तो अब ये तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बन ही गया है, तो इसका फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या आएगा, A डॉट C इंटू B। पहले मिडल वाला वेक्टर लिखना है, तो मतलब बाकी दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो माइनस करके अब ये कौन से प्लेन में लाई करेगा, A और B के प्लेन में लाई करना चाहिए, तो ब्रैकेट के बाहर कौन सा वेक्टर ये आ जाएगा, तो बाकी दोनों का डॉट। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, ये तो स्केलर वैल्यू है, ये तो वैसे बाहर निकल जाती है, तो B को B के साथ डॉट प्रोडक्ट कराएंगे, तो A डॉट C इंटू B डॉट D माइनस B डॉट C डॉट D। ये मैंने डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है, ठीक। ये कैलकुलेशन समझ में आ रही है सबको? यस सर। यस सर। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में एक और पॉइंट है, क्योंकि तो बहुत रेयर होता है, ये है 4 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, एक तो ये फॉर्मूला रहेगा, ये आया कैसे, A इंटू B वेक्टर। मैंने सिंगल वेक्टर मान लिया, मान लीजिए मैंने इसको Yes. R वेक्टर लिख दिया, तो R क्रॉस C क्रॉस D, तो क्या R C D के लिए ये वेक्टर ट्रिपल बन गया है? यस सर। यस। R C D के लिए ये वेक्टर ट्रिपल बन गया है, तो वेक्टर ट्रिपल का फॉर्मूला क्या बन होता है जी, कि आप मिडल वाले वेक्टर को पहले बाहर लिख लेते हो और बाकी के दोनों का क्रॉस में डॉट प्रोडक्ट कर देते हो, तो R डॉट D, तो R डॉट D का मतलब क्या, R की वैल्यू आप इसे एक क्रॉस निकाल देते माइनस
फिर जो दूसरा वाला वेक्टर होता है वो बाहर रख देते हो और बाकी के दोनों बचे हुए कौन सा आर और सी का डॉट रखा हुआ आर तो ये लिख दिया गया डॉट सी। ठीक, तो एक फॉर्मूला तो ये है, एक और फॉर्मूला है इसमें, वो भी आप लोग लिख लीजिए। इसमें फॉर्मूला उतना काम में नहीं आता, लेकिन जो फॉर्मूला का मीनिंग बनता है वो कई बार पूछ लेते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या रहेगा? देखिए यहाँ पे पहला जो फॉर्मूला मैंने बनाया वो फॉर्मूला है कि भाई जो वेक्टर है इन चारों के क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट है वो सी और डी के प्लेन में लेकर, ये आंसर आया है क्या? ये तो स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी ना, एबीडी, ये तो एसटीपी है, ये तो स्केलर क्वांटिटी होगा, राइट? तो स्केलर क्वांटिटी को सी के साथ मल्टीप्लाई करा रहे हैं, माइनस करके ये एक स्केलर क्वांटिटी बनेगा उसको डी के साथ मल्टीप्लाई करा रहे हैं। तो अल्टीमेटली राइट हैंड साइड क्या कह रहा है? प्लेन ऑफ सी वेक्टर एंड डी वेक्टर। ठीक है, तो जब मैंने ए क्रॉस बी को एक सिंगल वेक्टर मान के आंसर निकाला तो मुझे मिला कि भाई वेक्टर आपका सी और डी के प्लेन में करना चाहिए। अब दूसरा फॉर्मूला बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसको आर वेक्टर कंसीडर करूंगा। तो जब मैं इसको आर वेक्टर कंसीडर करूंगा तो आंसर क्या आएगा? पहले जो मिडल वाला वेक्टर होता है वो बाहर लिख देना होता है, बाकी दोनों का डॉट प्रोडक्ट, मतलब ए डॉट आर, ए डॉट आर इंटू बी वेक्टर माइनस, अब ए वेक्टर को बाहर लिख देना है और बी डॉट आर करना है, तो बी डॉट आर। जब आप बी डॉट आर करके तो ये लिख रहे हैं तो बेटा ये कौन सा प्लेन बता रहा है? तो ये 2 बोल देता हूँ। तो जो पहला फॉर्मूला लिखा था वो तो बता रहा था कि भाई सी और डी के प्लेन में रिजल्टेंट आ रहा है, जब दूसरा फॉर्मूला लिख रहे हैं तो वो क्या बता रहा है? प्लेन ऑफ सी वेक्टर एंड डी वेक्टर, दूसरा क्या बता रहा है? प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो फॉर्मूला अलग अलग लिखने से रिजल्ट थोड़ी बदल जाएगा, है तो दोनों एक ही चीज के आंसर। यस सर। तो एक्चुअल क्या होगा? एक्चुअल में क्या होगा? सारे एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं तो सी नहीं, सारे नहीं लाई करेंगे, वो तो आपके हाथ में नहीं है, वो आपके हाथ में नहीं है चारों वेक्टर एक से प्लेन में होना। आप क्या बोलेंगे कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो सी और डी वेक्टर के प्लेन में भी होगा, ए और बी के प्लेन में भी होगा, तो उनका जो कॉमन सेगमेंट होगा उसके लॉन्ग होगा, जो इनका कॉमन सेगमेंट होगा उसके लॉन्ग होगा। आप कॉमन सेगमेंट के बारे में बात करते हैं, कॉमन सेगमेंट क्या होता है दो प्लेनों में? मान लीजिए ये सरफेस है और ये दूसरा सरफेस है, इन दोनों का कॉमन क्या चीज होगी? इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, ऐसे क्या, इन दोनों में क्या कॉमन है? कौन सी ऐसी चीज है? लाइन कॉमन है जी। लाइन कौन सी बन रही है? कौन सी बन रही है? ये वाली लाइन बन रही है, जहां पे ये दोनों एक दूसरे को जस्ट टच कर रहे हैं, ये वाला, ठीक है, ये कॉर्नर वाला लाइन, सीधा सीधा ये वाला लाइन, ये वाला लाइन। यस सर। यहाँ पे ये दोनों प्लेन एक दूसरे को, ऐसे सोचो, आप कोई कॉपी ले लो, कॉपी के दोनों है ना दो पेपर ले लो, दोनों पेपर का दो पेपर कहाँ पे टच कर रहे होते हैं? ऐसे देखिए इस सरफेस को, इन दोनों सरफेस का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो क्या है? ये लाइन है। यस सर। यस सर। दो प्लेन्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो एक लाइन होती है, तो एक्चुअल में ये जो रिजल्टेंट है वो इस लाइन के ही अलोंग है। ओके, यस सर। हम लोग 3D में भी इनके बारे में बातें करेंगे।
तो ऐसा नहीं है कि ये आप लोगों के लिए बहुत हाई फाई है, आगे जाके जरूर काम में आएगा। थ्री में भी इनके बारे में बातें होंगी कि दो प्लेन्स अगर होंगे तो उनका इंटरसेक्शन एक लाइन होता है, और ये दो प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या ये कह रहा है कि सी और डी के प्लेन में भी होना चाहिए और बी के भी प्लेन में होना चाहिए? तो ऐसा तो कब होगा जब सी और डी का प्लेन ऑफ जो प्लेन बनेगा और ए और बी का जो प्लेन बनेगा, उनके इंटरसेक्शन वाली जो लाइन होगी, दैट लाइन वेक्टर, उस लाइन का जो डायरेक्शन वेक्टर होगा वो इसके रिजल्टेंट का वेक्टर होगा। ओके, समझ में आया है? यस। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की पूरी थ्योरी और 4 वेक्टर्स का प्रोडक्ट और लैग्रेंजेस आइडेंटिटी। सर हाँ जी सर, ये इसका मतलब जो आपने नोट ये 4 वेक्टर का प्रोडक्ट लिखवाया है, इसमें से फिर कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? मतलब क्या दोनों में से कोई भी यूज कर लो, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन आप यूज करेंगे। अगर मतलब वैसे तो चारों का क्वेश्चन बहुत रेयर होता है, बट अगर आ जाए तो अब उस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन तो दी होगी। अगर वो आपको बोला गया है कि दिस वेक्टर दिस रिजल्टेंट इज इक्वल टू, राइट में लिखा बी और ए के टर्म्स में लिखा हुआ है, तो आप दूसरा वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अगर सी और डी के टर्म्स में बातें लिखी होंगी तो पहला वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। सर मतलब ये एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ है इसका एक बार भी, मतलब वेक्टर्स वाला? 4 से कनेक्टेड तो यार मुझे याद तो नहीं है, 4 का तो बहुत कम होता है ना, याद कर लेंगे तो अच्छा है यार। सर वेक्टर्स की थ्योरी कितनी बड़ी है अभी? वेक्टर्स की थ्योरी बेटा बस एक लेक्चर की रहेगी। ये 2 क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए, बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और साथ में जो थ्योरी रह गई है वो कर लेंगे। तो आई थिंक अगली क्लास में ये पूरी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। सर ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट सीबीएसई में है? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट तो नहीं है, बोर्ड्स में तो एसटीपी भी नहीं है। ओके सर। एसटीपी एक सेकेंड, याद नहीं, एनसीईआरटी में है। था एसटीपी बट वो इस साल हटा दिया, डिलीट हो गया। ओके, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट तो नहीं है, वो तो मुझे कंफर्म है, जो एसटीपी का। बोर्ड्स के लिए आप लोग है ना, बेस्ट है आप या तो जो भी आपको लेटेस्ट आया है उसमें हो, या फिर एनसीईआरटी, बिना कुछ सोचे समझे आप एनसीईआरटी पूरी कर लो, आपको सारे टॉपिक पता लग जाएंगे। ओके सर। सर बोर्ड के लिए स्पेशली वो आर डी शर्मा वगैरह तो नहीं करनी हमें? वो करने की जरूरत नहीं है, इतना टाइम कहाँ है यार, वो करने बैठ जाएंगे तो फिर तो कंपटीशन बुरा मान जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।